आज जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है रैंक, है ना। मैट्रिक्स का जो रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स यदि हमको गिवन है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ और टॉपिक जैसे इसमें हम देखना चाहेंगे माइनर के थ्रू हम रैंक कैसे निकालें। उसके बाद और जो अगला स्टेप है उसको हम देखेंगे, इसे और शॉर्ट में होते जाएगा ये। तो पहला जो पॉइंट है इसमें से हमारा आज का वो है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले हम देखे थे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का हम माइनर निकालना सीखे थे, है ना, जिसको हम एम आई जे नाम देते थे। यहाँ पे हमको माइनर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। सो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस एन, है ना, यहाँ पे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस, ध्यान दें, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है उसमें यदि हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स का क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और वो भी कौन से ऑर्डर का, ऑफ द ऑर्डर पी, आर नोन एज पी रोड माइनर ऑफ ए। ध्यान दें, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, हमने ए लिया हुआ है, एक 2x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट की बात करते हैं मैट्रिक्स का, तो हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है यहाँ पे कि कोई भी ऑर्डर का हमको पहले क्या बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जो मैट्रिक्स हमको गिवन है उसमें जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब उसको हम कहते हैं पी रोड माइनर। पी मतलब उसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं ए इक्वल टू 1 2 3 2 3 4, ये आपका 2x3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसके लिए हम वन रोड माइनर्स ऑफ ए कैसे कहेंगे, मतलब कि वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे और उसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे वन ऑर्डर का मतलब 1x1 का। तो हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या होता है, एक 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 हम निकालेंगे और उसी को कहेंगे वन रोड माइनर। वन मतलब ये इसके ऑर्डर को बताएगा कि उसके जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो हम बना रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 1 के लिए 1 मिल जाएगा, 2 के लिए 2 मिल जाएगा, 3 के लिए 3, मैं रो वाइज चल रहा हूँ इसमें, और फिर 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, और ये 4 के लिए 4। तो इस प्रकार 1 2 3 पहले रो के लिए और दूसरे रो के लिए 2 3 4 क्या मिल गया हमको, इसका डिटर्मिनेंट मिल गया। और इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम कहते हैं पी रोड माइनस। अब चूंकि हम यहाँ पे वन ऑर्डर का लेके चले हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये आपका वन रोड माइनर कहलाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे हम टू रोड माइनर की हम बात करेंगे, मतलब 2x2 ऑर्डर का हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे, जो भी मैट्रिक्स हमको गिवन है उसमें, और उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आएगा उसको हम कहेंगे टू रोड माइनर। तो जब हम पहला स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को लेकर हम बना लेंगे, तो ये 2x2 का एक क्या मिल जाएगा हमको, स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 2 2 3। और इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मिल गया हमको -1। अगला पहले कॉलम और थर्ड कॉलम को मिलाकर हम नया फिर से स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4। इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको -2। और नेक्स्ट में सेकेंड और थर्ड कॉलम को लेकर हम एक नया स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि 2 ऑर्डर का होगा। उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो हमको दे देगा -1। 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 -1। तो ये हो जाएगा टू रोड माइनर। ध्यान दें, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब इसमें हम 3x3 का तो मैक्सिमम बना नहीं सकते, ध्यान देना इसमें, है ना, क्योंकि हमारे पास रो जो है मैक्सिमम कितने हैं, 2 हैं। तो मैक्सिमम हम 2x2, मतलब जो न्यूनतम रो या न्यूनतम कॉलम होगा मिनिमम, है ना, उसी के इक्वल ही हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उससे आगे नहीं, है ना। अब ये माइनर जो है कैसे काम आएगा रैंक के लिए, देखिए। अच्छा, ये माइनर ऑफ मैट्रिक्स समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। नेक्स्ट जो अपना मेन पॉइंट है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर आर is said to be rank of A, and A is the matrix of order m cross n if
कौन कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा? देयर एग्जिस्ट, पहला कंडीशन है ना, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? आर। तभी हम उसका रैंक कहेंगे उसको, आर को, किसका? मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? ऑल सब मैट्रिसेस ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और मोर आर सिंगुलर इफ एग्जिस्ट। यदि आर से ऊपर के ऑर्डर के, मतलब आर प्लस वन या आर प्लस वन से और भी अधिक ऑर्डर के यदि स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तब ये जो आर होगा गिवन मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। बताइए माइनर वाला डेफिनेशन समझ आया कि नहीं रैंक के लिए? Yes, sir. नॉन जीरो, ध्यान देंगे इसमें नॉन सिंगुलर जो लिखे हैं हम, डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए यदि ये आर ऑर्डर का है तो। और आर प्लस वन ऑर्डर का यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने चलते हैं तो हमेशा क्या हो जाना चाहिए? वो जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। आर प्लस वन या उससे अधिक जितने भी ऑर्डर का हम मैक्सिमम बना सकते हैं। तो जिस न्यूनतम ऑर्डर के लिए हम डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो निकाले रहेंगे या नॉन सिंगुलर फाइंड किए रहेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, जो कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, है ना, तो वो जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर को हम गिवन मैट्रिक्स का रैंक कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चले हैं एज ए क्वेश्चन। ये यहाँ पे एक कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लेके चले हैं जिसकी हर एक एंट्री कितनी है? 1 है, और ये है आपका 4x4 का। अब यदि इसमें हम रो माइनर डेफिनेशन हम लगाना चाहते हैं इसमें, तो इसमें हम पहला क्या निकालेंगे? 1 रो माइनर पहले फाइंड करेंगे हम, है ना। तो देखिए जब एक एक एलिमेंट को लेकर हम इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमेशा इसका डिटर्मिनेंट हमको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है हर एक एलिमेंट, क्योंकि सेम है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लेके चले हैं, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट में 2 रो माइनर आप निकालेंगे तो देखिए ये 1 1 1 1 ये ऐसा बनेगा। चूंकि हर एक एलिमेंट सेम है, यहाँ पे कांस्टेंट एंट्री है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2x2 का, ये दे देगा आपको 0। तो ये डिटर्मिनेंट आपको मिल गया 0। नेक्स्ट में जो भी पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगे वो सारे के लिए हमको चेक करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये ऐसा। तो इसका भी यदि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3x3 के लिए तो ये फिर से हमको क्या दे देगा? 0। इन द सेम वे मैक्सिमम हम 4 रो माइनर निकाल सकते हैं इसमें, और ये भी क्या मिल जाएगा? हमको 0 मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रैंक फाइंड करने के लिए देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, क्या मिल रहा है हमको? वो 1x1 ऑर्डर का मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट कितना है? नॉन जीरो है, या फिर कहें ये जो सब मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। तो इसका जो रैंक होगा रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल क्लियर है क्या? Yes, sir. अभी और भी कोई ज्वाइन किए शायद? यस सर। ओके। मिनिमम ऑर्डर का जो माइनर मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वही ऑर्डर सब मैट्रिक्स का, वही ऑर्डर उसका रैंक कहलाता है। अब रैंक से यदि रिलेटेड वो कुछ, 1 के बदले में, हाँ बोलिए। जैसे 1 के बदले में सर 2 रहता तो क्या करेंगे? उसका 2 रहता है कि 1 ही रहता सर? जैसे 2 2 रहता तो बोल रहे हैं, हाँ हाँ सर, हाँ। है ना, तो आप इसको खुद बना सकते हैं, आपको यही मिलना है। जैसे 2 2 2 हम 3x3 का ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए ये 3x3 ले लिया हमने। अब जैसे हम पहला जो पॉइंट फाइंड करेंगे 1 रो माइनर निकालेंगे तो ये आपको ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा ये, और इसका डिटर्मिनेंट तो इटसेल्फ होता है ना, और ये क्या है आपका? नॉट इक्वल टू 0 है। और सेकंड में आप चेक करिए, जब हम 2x2 का लेंगे सब मैट्रिक्स, जब हम बनाएंगे 2x2 का
तो ये आपका 2 जब 4 माइनस 2 जब 4, जब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, है ना, तो ये आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। इन द जीरो। सेम वे यदि आप 3 क्रॉस 3 का निकालते हैं तब भी आपको डिटर्मिनेंट क्या देगा, ये 0 ही देगा। क्लियर हो गया। तो इस केस में भी इसका रैंक क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, है ना। तो इसको आप एज अ रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी यदि कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा 1 होता है ना। आगे जब और आगे बढ़ेंगे हम तो इन चीजों को और डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल। क्लियर हो गया ये वाला एग्जांपल। क्लियर सर, क्लियर है। ठीक, तो इसका रैंक भी आपको 1 मिलेगा। रैंक को हम इस प्रकार रो ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रो ऑफ ए, रैंक ए। रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी में देखते हैं। रैंक ऑफ, पहला जो रिजल्ट है इसका, रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज अगेन n। यदि हमारे पास कोई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और वो कैसा है, नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, ध्यान दें, नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, उस केस में उस रैंक का जो मैट्रिक्स होगा हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होगा, हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। इसी को हमने एक और लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू n वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। 3 क्रॉस 3 का हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए ये एक आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना। ये चीजों, पुरानी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं उसको आप माइंड में रखते जाएंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी होता जाए। तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसके डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 4 मिल गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अभी हमने जो माइनर वाला डेफिनेशन देखा, है ना, कि हम सब मैट्रिक्स बना के वो जो मिनिमम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स मिलेगा और उसके ऊपर ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स होंगे यदि वो 0 हो जाता है तो उस केस में वो जो मिनिमम ऑर्डर होगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रहा है वो भी हमारा क्या होता है, रैंक होता है, माइनर के डेफिनेशन से। तो उसको आप माइनर के डेफिनेशन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि आप 1 क्रॉस 1 का लोगे तो आपको नॉन जीरो मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का लोगे तब भी आपको नॉन जीरो मिलेगा, और आप 3 क्रॉस 3 का लेके चलेंगे तब भी आपको नॉन जीरो मिलेगा। देयर एग्जिस्ट बोला है ना डेफिनेशन में, ध्यान देना, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक डिटर्मिनेंट ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो है, चाहे आप कोई सा भी ऑर्डर लेके चले, 1 ऑर्डर का लेके चलें, चाहे 2 ऑर्डर का लेके चलें, चाहे 3 ऑर्डर का लेके चलें, कम से कम एक सब मैट्रिक्स ऐसा मिल जाता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और उसके बाद के जितने भी डिटर्मिनेंट है वो सारे क्या मिलने चाहिए, हमको 0 मिलना चाहिए सब मैट्रिक्स के, तब वो मिनिमम वाला आपका क्या कहलाता है, उसका रैंक कहलाता है। तो इस केस में देखिए, अब 3 क्रॉस 3 के आगे तो हम 4 क्रॉस 4 पे जा ही नहीं सकते, है ना, हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है। तो मैक्सिमम हमको क्या मिल गया, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ऐसा सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट हमको क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है। देखिए, तो नॉन जीरो मिला मतलब वही ऑर्डर उसका क्या होगा, मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ गया हमारा, 3, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। नेक्स्ट है रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज लेस देन n। देखिए, यदि हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है, यदि हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पे आप जीरो हो कोई जाए। एक, है ना, एक एग्जांपल सिंपल सा ले सकते हैं आप, 1 2 3 0 0 4 0 0 3, ये हमने ले लिया। ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपको 1 इंटू 0 इंटू 3 मिल जाएगा, तो ये आपको मिल गया 0। देखिए, तो इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता, ध्यान देंगे, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट क्या मिल गया, एक जो अंतिम जो हमारा सब मैट्रिक्स मिलना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, वो ये अकेला सिंगल यही होगा। भाई इसी मैट्रिक्स को आप 3 क्रॉस 3 को अलग अलग तरीके से तो और थोड़ी बना सकते हो, एक ही आपको स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा और जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया मतलब इसके
पीछे जो हम 2x2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बनाएंगे या फिर 1x1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बनाएंगे, वहां पे हमको चेक करना है कि कहां पे हमको नॉन जीरो मिल रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट जिस पर हमको काम करना है वो क्या होगा कि रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या ऑर्डर 3, जैसे हम 3 का एग्जांपल लिए हैं, इज लेस देन 3, 3 से हमेशा कम होगा, 300 हो ही नहीं सकता, है ना, और अधिक भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो या तो इसका रैंक 1 होगा या 2 होगा, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता, या फिर कहें यदि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता कभी भी उसका रैंक। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो रिजल्ट है हम इसको यूज करेंगे। ये समझ आया कि नहीं, सेकंड वाला? अब आ गया। आ गया सर। तो थर्ड नंबर, रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। यदि हमारे पास कोई जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। ध्यान देंगे इसको। 2x2 का ले लो आप जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा सब मैट्रिक्स आपको मिलेगा ही नहीं जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, है ना। तो इसीलिए जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट रिजल्ट है रैंक ऑफ नॉन नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन नल नॉन जीरो दोनों लिख सकते हैं ना, हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है, तो उसका जो रैंक है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। एक या एक से हमेशा हमको अधिक ही मिलना है, हमेशा। ध्यान देंगे, क्योंकि जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसका तो जीरो हो गया, लेकिन जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है या तो वो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा। ये रिजल्ट हमेशा काम आएगा। रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो आगे कुछ क्वेश्चन है उसमें भी ये यूज होने वाला है, इसको दिमाग में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकाल दें, कंजुगेट निकाल दें, या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों निकाल दें, उस केस में, सभी केसेस में उस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो सेम होता है। ध्यान देंगे इसको, सभी केसेस में उसका जो रैंक होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन का है। देन रैंक ऑफ ए, देखिए रैंक ऑफ ए कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन। जो भी ऑर्डर हमको गिवन है मैट्रिक्स में, उसका जो रैंक होगा मैट्रिक्स का, चाहे नंबर ऑफ रोज न्यूनतम हो, मिनिमम हो, या नंबर ऑफ कॉलम मिनिमम हो, उसके इक्वल या उससे हमेशा छोटा मिलेगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा 2x3 का, है ना। तो 2x3 में हम मैक्सिमम जो सब मैट्रिक्स बना सकते हैं ऑर्डर, वो 2x2 का बना सकते हैं। 3x3 का बना सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 तो कभी रैंक होगा ही नहीं इस मैट्रिक्स का। तो क्या हो सकता है, ये जो इसमें जो मिनिमम है दोनों में, रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में जो मिनिमम है उसके इक्वल हो सकता है हमारा रैंक, या फिर उससे छोटा हो सकता है। तो ये रिजल्ट यहीं से हमको मिला है, जो सब माइनर का जो हमने अभी डेफिनेशन देखा वहीं से। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, then the rank of A is less than or equal to minimum of mn. नेक्स्ट है लेट ए बी अ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। यदि ए हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है या फिर कॉलम मैट्रिक्स, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, देन द रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। जैसे हमारे पास ए ऐसा A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कहीं पे जीरो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक एंट्री हमारा जीरो या नॉन जीरो होना चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को हम नॉन जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास कोई एक रो मैट्रिक्स है जो कि कैसा है, नॉन जीरो है, तो ये कौन से ऑर्डर का होगा, मान लिया मैं इसको 1x n ले लिया, देखिए 1x n ले लिया। तो अभी जो हमने छठवां नंबर का जो रिजल्ट देखा, इसके हिसाब से इसका जो रैंक होगा, रैंक ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एंड n। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे 1 है, n तो आपका कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक।
सो रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, देखिए ये चीज समझ में आया। अब इसी में क्या कहता है डेफिनेशन, अभी कुछ देर पहले देखे थे, फोर्थ नंबर देखिए, रैंक फोर्थ नंबर, रैंक ऑफ नॉन नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यदि हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होगा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो उस रिजल्ट से यहाँ पे एक और कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, क्या, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो पहले केस में हमने कहा कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू 1 क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, और फोर्थ रिजल्ट से हमने कहा कि रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो एक बार लेस देन हो रहा है, एक बार ग्रेटर देन हो रहा है, तो दोनों को मिला दें तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। बताइए, सेवंथ नंबर क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है नंबर 8, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज अनदर मैट्रिक्स एंड दिस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज n क्रॉस p। ध्यान दें, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पे बात करने वाले हैं, यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो उसके प्रोडक्ट का जो रैंक होगा वो कैसा होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कंफर्मेबल ले रहे हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, और उसका भी एक बेहतरीन रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए कि उसके प्रोडक्ट का जो रैंक होता है हमेशा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी होता है। यदि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए का भी अपने आप में एक रैंक होगा और बी का भी एक रैंक होगा, तो उनके प्रोडक्ट का जो रैंक होगा दोनों मैट्रिक्स के रैंक के मिनिमम के इक्वल होगा, लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, लेस देन आर इक्वल टू। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसको होगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस, यहाँ पे माइनस क्या किया गया है, देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को जो कंफर्मेबल बना रहा है उस ऑर्डर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसके लेस देन आर इक्वल टू होगा। ये माइनस एन क्या किया, ये क्लियर हुआ सभी को? हेलो, Yes, sir. ठीक। अच्छा, इसमें से कुछ जो रिजल्ट और जो बेसिक चीजें हैं अभी अगले क्वेश्चन में हम इसको चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स एंड बी इज एनी नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और बी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, जो कैसा है, नॉन जीरो है ना दोनों। देन rank of A is equal to 0, rank of AB equal to 1, rank of BA equal to 0, and the fourth option is rank of BA equal to 1। चलिए इस क्वेश्चन के लिए एक बार आप लोग चर्चा करिए, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टी करेक्ट भी हो सकता है ना, सभी लेके चलेंगे क्योंकि डिस्कस सभी में करना है अपने को। हेलो, ये ऑलवेज की बात कर रहे हैं ना, ध्यान देंगे इसमें कि यदि ए हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स हो और बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तो ए और बी का प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ये कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि हमेशा 1 होगा, प्रोडक्ट का जो रैंक होगा हमेशा 1 होगा। फिर सी ऑप्शन में कहता है कि बी के बाद ए का मल्टीप्लाई करें तब जो रैंक मिलेगा वो हमेशा 0 होगा या हमेशा 1 होगा। ये हमेशा की बात कर रहा है, ऑलवेज के लिए। सर वैसे में चारों डिस्कार्ड हो जाएंगे अगर एग्जांपल ले लेके करेंगे तो। चारों? हाँ, चारों नहीं, कोई एक ऑप्शन तो कम से कम एटलीस्ट 1 तो करेक्ट होना चाहिए। इक्वल टू दे दिया सर इसलिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। जैसे कि ए के लिए हम ए को हम क्या ले लेते हैं, ये हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स बनाना है हमको, रो मैट्रिक्स, तो हम ले लेते हैं 1 0 0, ये ऐसा हमने ले लिया 0। ध्यान देंगे ये कैसा है, 1 क्रॉस इन ऑर्डर का। और यहाँ पे बी हम सेकेंड मैट्रिक्स ले लेते हैं,
और वो कैसा होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स लेना है ना बी को, हमको बी को कॉलम मैट्रिक्स लेना है, तो इसको ऐसा ले लो 1 0 0 एंड सो ऑन 0, और ये है आपका n क्रॉस 1 का। देख लीजिए। अब यहाँ से यदि हम ए बी फाइंड करना चाहते हैं, ए बी फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए ये 1 क्रॉस n का है और ये n क्रॉस 1 का है, और ऑर्डर n जो है इसको क्या बना रहा है, कंफर्मेबल बना रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 का मिलेगा। देखिए, तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 सबको ऐड करते जाओगे तो आपको 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसा मिलेगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसा 1 क्रॉस 1 का। तो फाइनली ये भी जो मिला हमको क्या मिला, 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दें, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जीरो मैट्रिक्स है, नहीं है ना। तो इस केस में रैंक ऑफ जो ए बी हो रहा है वो कितना मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, क्योंकि हमको 1 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स ऐसा मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो क्या तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो रैंक ऑफ ए बी क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया इस एग्जांपल से। तो पहला जो हमारा जो ऑप्शन है कि रैंक ऑफ ए बी जो है ऑलवेज जीरो होगा, ये तो डिस्कार्ड हो गया। क्लियर हो गया क्या पहला वाला? जी सर। ठीक, बी वाले में चलते हैं। बी में कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो नॉन जीरो रो मैट्रिक्स भी हो, और चलिए ए इक्वल टू, इसको आप कर दो 0 1 जीरो 0 वन जीरो 0 1 0 0 0 ले लो पूरा, है ना। ये भी हो गया 1 क्रॉस n का। और आप बी को ले लो, अच्छा ये तो आपका n क्रॉस 1 का होना है ना, तो इसको ले लो आप 1 0 0 ऐसा 0 ले लो, ये हो गया n क्रॉस 1 का। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे ए बी, तो आप देख पा रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 0 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर अगला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 1 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और बाकी एलिमेंट को तो हमने 0 ही ले रखा है। तो कंप्लीट ये आपको क्या दे दिया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 1। तो यहां से यदि हम रैंक ऑफ ए बी निकालना चाहें तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। और सेकेंड ऑप्शन कहता है कि ए बी का जो रैंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 हो गया। एग्जाम्पल समझ आ रहा है कि नहीं बताइए? यस सर आ रहा है। ठीक, तो सेकेंड जो इसका जो ऑप्शन दिया है ये भी यहां से डिस्कार्ड हो जाता है। मतलब यदि ए हमारा नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है और बी हमारा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, तो ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसका रैंक क्या मिले, हमको 1 ही मिले, ए बी का ना, ध्यान देंगे। इसके बाद हम बी ए के लिए चर्चा करेंगे। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सभी को क्लियर है? चलिए अब बी ए पे आ जाते हैं। ये है हमारा सी, सी ऑप्शन है ना, सी या डी दोनों, क्योंकि दोनों में बी ए है। अब देख लेते हैं किसके लिए क्या मिलता है। लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं A1 A2 एंड सो ऑन AN ले लिया हमने इसको 1 क्रॉस n का, और B को हमने ले लिया B1 B2 एंड सो ऑन Bn। ये है आपका n क्रॉस 1 का। अब ध्यान दें, यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे B इंटू ए करेंगे तो B वाला एलिमेंट हमारा पहला होगा, है ना, B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है A, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। ध्यान, जब इसका प्रोडक्ट होगा देखिए, अब चूंकि ये आपका n क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस n का है, तो इसका जो प्रोडक्ट जब होगा तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो n क्रॉस n का बनने वाला है।
है ना। यहाँ पे ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, ध्यान देना इसको। अब इसमें आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं या क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें हर एक एलिमेंट को आपने नॉन जीरो क्यों लिया है, ए में भी और बी में भी। चाहो तो आप कोई एक एलिमेंट को एटलीस्ट आप नॉन जीरो लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यदि वो सवाल भी आ रहा होगा तो इसको पहले मुझे कर लेने दीजिए, उसके बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका b1 इंटू ए वन, b1 अगला b1 इंटू ए टू, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनली क्या आ जाएगा b1 इंटू ए एन। इसी क्रम में b2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 a1, फिर b2 a2 एंड सो ऑन b2 an। इसी क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका bn a1, bn a2 और ये आपका bn an हो जाएगा। देखिए अब इसमें जो हमको n क्रॉस n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स मिला, जब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया b इंटू ए किया, तो b और a दोनों आपके नॉन जीरो हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट के बाद कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ध्यान देना, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। कैसे नॉन जीरो होगा, सपोज जैसे कि हमने b को नॉन जीरो एलिमेंट माना और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं b2 को क्या ले लेता हूँ, नॉन जीरो ले लेता हूँ, बाकी सबको जीरो ले लो आप। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें सारे एलिमेंट को आप क्या ले लिए, जीरो ले लिए। सपोज एग्जांपल के लिए हमने केवल ए एन को क्या लिया है, नॉन जीरो लिया है एग्जांपल के लिए। चाहे तो आप कहीं से भी एलिमेंट को आप नॉन जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब b का a के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स b का a के साथ, तो जब ये b2 का मल्टीप्लाई होगा तो b2 का किसके साथ होगा, इन द लास्ट कहीं ना कहीं पर a n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, b2 a n, ये वाला। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका प्रोडक्ट है, फिर से आपको क्या मिलेगा, नॉन जीरो। तो कम से कम एक एलिमेंट तो आपको क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है। बताइए, बात आई कि नहीं समझ में। यस सर। कम से कम एक एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। तो ये भी बी ए का डिटर्मिनेंट भी सॉरी बी ए भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। आपका बी ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। ये जो अभी हमने B2 को नॉन जीरो लिया, AN को नॉन जीरो लिया, आप रेंडमली कोई सभी एलिमेंट को आप नॉन जीरो कर लेना और प्रोडक्ट करना। जब आपको n क्रॉस n ऑर्डर का जब मैट्रिक्स में आपको मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट का B इंटू ए का, तो एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा। मतलब बी ए जो है हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब बी ए हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो अभी हमने कुछ कुछ रिजल्ट देखा हुआ है यहाँ पे, है ना। देख लो यहाँ पे, सिंस, अच्छा बी ए नॉन जीरो हो गया ना। ठीक, बी ए जब हमारा नॉन जीरो होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। अभी हम देखेंगे, ये कहां से लिया हमने, बी ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, यहां से लिया। ये क्लियर हुआ क्या। यस सर। ठीक, सिंस रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। अभी हमने कुछ रिजल्ट देखा हुआ है, उसी का हम यूज कर रहे हैं ना। तो ये लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा जी, हाँ 1 था। 1 एंड 1, है ना। यदि नॉन जीरो रो है और नॉन जीरो कॉलम है तो दोनों ही केस में उस रैंक का जो मैट्रिक्स होता है वो 1 होता है। अभी हमने रिजल्ट में देखा, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी हमने 1 1 ले लिया, तो फाइनली रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रैंक ऑफ बी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हम कह दिए क्योंकि वो नॉन जीरो है। और यहाँ से एक रिजल्ट से रैंक ऑफ बी ए इज अगेन लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड हेयर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इन दोनों को यदि हम शामिल कर दें तो रैंक ऑफ बी ए दिस इज इक्वल टू 1। ये इसका जनरल प्रूफ है ना, कोई एग्जांपल लेके हम इसको नहीं किए हैं। और जब रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू 1 हो गया तो क्या इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक जो जीरो वाला जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा आपका।
तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, डी इज करेक्ट। बताएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक, तो ये था थ्रू द हेल्प ऑफ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, हमने रैंक डिफाइन किया माइनर के हेल्प से। अब आगे कुछ और आसान सी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो रैंक फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान कर देगा, जो कि आपका इक्लन फॉर्म की ओर जाता है ना, इक्लन फॉर्म या रो इक्लन फॉर्म कहें तो। रो इक्लन फॉर्म और इक्लन फॉर्म पढ़ने के पहले, जो कि हम रैंक फाइंड करने के लिए यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, तो उसके पहले हमको देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाता है, ऑपरेशन लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और कुछ ऐसा ऑपरेशन यूज किया जाए कि मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म होने के बाद, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू बदल जाने के बाद भी उसका रैंक में कोई चेंजेस ना आए, है ना, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दोज ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स which do not change rank of a matrix are known as the elementary transformation on a matrix। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स के रैंक को चेंज ना करे, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर उसको आप कॉलम ऑपरेशन में भी ले सकते हो, है ना, एंड करस्पॉन्डिंग टू थ्री एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आल्सो। तो क्या क्या है देखिए, जो बेसिक तीन लेंगे और इसी से हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ ए। यदि किसी भी मैट्रिक्स के दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, पहले रो को दूसरा रो बना दिया या दूसरा रो को हम पहला बना दिए, तब उस मैट्रिक्स के रैंक में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये इसका बेसिक पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, इंटरचेंजिंग द रो। और एज वेल एज आप इसको आप कॉलम में भी लागू कर सकते हैं, है ना। सेकेंड जो पार्ट है, मल्टीप्लाई एनी रो बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट के। यदि किसी भी रो में हम कोई नॉन जीरो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी उसके रैंक में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे R1 को हम कुछ जरूरत से हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और चेंज करना चाहते हैं, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद भी उस मैट्रिक्स के रैंक में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट और जो लास्ट आप इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एडिंग एनी टाइम्स ऑफ अ रो टू एनी अदर रो। यदि किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ कितने बार भी आप क्या कर लो, ऐड कर लो, तब भी उस मैट्रिक्स के रो में कोई रैंक में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसको हमने क्या लिया, RI, ध्यान देंगे जो तीर चिन्ह के जो पहले रहेगा, एरो को पहले रहेगा, वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? K इंटू RI। तो बिल्कुल वैसे ही RI यदि चेंज होगा तो RI प्लस K इंटू RJ, वेयर, अच्छा इसमें जो नोट करने वाली बात क्या है, I इज नॉट इक्वल टू J, ध्यान देंगे। मतलब ऐसा, यदि हम R1 को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कैसे होगा, R1 प्लस 5RJ, RJ, ध्यान देंगे RJ क्या है आपका, J आपका केवल 1 नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जितने भी रो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं इसको 2 लिख दिया एग्जांपल के लिए, ऐसा ध्यान देंगे। इसमें विशेष बात क्या ध्यान देंगे, आप कभी भी जिस रो को बदलना चाहते हो उसमें आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान देना, मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड नहीं करेंगे, ये इसका रूल है। जैसे कि सेकेंड नंबर हम मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट हमने कहा, तो सर हम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे रो या तीसरे रो के साथ उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना इसको। यदि खुद के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी दूसरे रो के साथ आप उसको ऐड नहीं करोगे, और यदि आप ऐड कर रहे हो तो जो चेंज हो रहा है रो, चाहे वो कॉलम हो, उसके साथ आप कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे।
इसको आपको दिमाग में रखना है। बताइए, तीनों ऑपरेशन, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक। तो चलिए आ जाते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। रो इक्विवेलेंट फॉर्म या इसी को इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहा जाता है। अ मैट्रिक्स A of the order m cross n is said to be in इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में है कब कहते हैं, है ना? तो उसके लिए यहाँ पर भी 3 बेसिक रूल हैं और इन 3 बेसिक रूल से हमको पहचानना है कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या नहीं। और यदि नहीं है तो इसके पहले जो हमने बेसिक 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा है उसी के हेल्प से हम उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला है ऑल 0 रोज ऑफ ए आर इन बॉटम इफ एग्जिस्ट, है ना? इस पॉइंट को मैं नहीं लिख पाया हूं और वो अंडरस्टूड है। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें कुछ ऐसा रो मिल जाए, ऐसा रो मिल जाए जिसके सारे एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उसको सबसे पहले आप कहां ले आएंगे, नीचे में ले आएंगे। कौन से ऑपरेशन की हेल्प से ले आएंगे आप? यही जो हमने आर आई को हमने चेंज किया किसके साथ, आरजे के साथ चेंज किया। ये पहला वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लग जाएगा इसमें। तो पहला रूल जब हम इक्विवेलेंट फॉर्म में आगे बढ़ते हैं कि यदि आपके पास कोई जीरो रो है किसी भी मैट्रिक्स में तो वो सबसे बॉटम में होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए, है ना? नीचे वाला रो का उसको प्लेस मिलना चाहिए। सेकेंड नंबर, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल द लीडिंग एंट्री इज 1। ध्यान देंगे इस लीडिंग एंट्री को क्या कहते हैं, एक और नाम कहते हैं हम इसको पाइवोट। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जिस भी रो में हम आगे बढ़ेंगे उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका लीडिंग एंट्री कहते हैं या फिर पाइवोट कहते हैं। और वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। वैसे तो रैंक फाइंड करने के लिए 1 करना भी जरूरी नहीं है, ध्यान देंगे इस बात को, है ना? रैंक निकालने के लिए उसको 1 बनाना जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जैसे ही हमको मिल जाता है तो उसका हमको रैंक फाइंड मिल जाता है। आगे डेफिनेशन देखेंगे इसी में। नेक्स्ट है ईच लीडिंग एंट्री इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। ध्यान दें, इसको क्या कह रहा है, ईच लीडिंग एंट्री इज इन अ कॉलम, हर एक लीडिंग एंट्री जो कि कॉलम में क्या है, प्रेजेंट है, टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री, हमेशा कहां बढ़ते जाना चाहिए, वो राइट साइड में बढ़ते जाना चाहिए, इन द प्रीवियस रो, पहले वाले रो के हमेशा वो राइट में होता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 3 -5 0 1 4 0 0 1। पहला वाला पॉइंट देखो, चेक करने के लिए क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ऑल 0 रोज ऑफ ए आर इन बॉटम। यहाँ पे कोई ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स ही नहीं है जिसका हर एक एंट्री क्या हो, 0 हो। तो ये पहला वाला तो हमको रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड में, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल द लीडिंग एंट्री इज 1, है ना? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1। ध्यान दें, मैं पहले भी बोला कि आपको रैंक फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये 1 हो, लेकिन इसको 1 तभी बनाना पड़ता है जब उस कॉलम के जो हमको पाइवोट मिलता है उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब हम उसको 1 से इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हमको आसानी से हम इसको 0 बना पाते हैं। ध्यान देंगे इस बात को, इसीलिए इसको 1 में कन्वर्ट किया जाता है पहले। तो यहाँ पे देखिए सारे जो लीडिंग एंट्री है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो शुड बी 1, वो यहाँ पे 1 1 है। एंड द नेक्स्ट, ईच लीडिंग एंट्री इज इन अ कॉलम, हर एक कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है टू द राइट, अगले कॉलम के लिए क्या होना चाहिए, वो राइट में मिलना चाहिए, इन द प्रीवियस रो, उसके पिछले रो के हमेशा राइट में। तो देखिए यहाँ पे 1 आपका पहले कॉलम में है, तो दूसरा रो का जो लीडिंग एंट्री है ये आपके दूसरे में है ना? अब जरूरी नहीं है कि ये दूसरा में ही हो, ये आपका तीसरा में भी हो सकता था, ध्यान देंगे इसको। तो चाहे तो आप एग्जांपल ऐसे भी बना सकते हैं, ए इक्वल टू 1 3 -5 0 0, यहाँ पे आपने 1 कर दिया और ये 0 0 यहाँ पे क्या हो गया, 0 ले लो, ये ऐसा। तो जब भी हम किसी पाइवोट की बात करेंगे और सेकेंड रो में फिर से हम पाइवोट की बात करेंगे तो हमेशा एक स्टेयर बनाता है यहाँ पे ऐसा, ये इस तरीका से सीढ़ी नुमा, ये ऐसा चलते जाएगा। बताइए रो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए ये आपको तीनों केस समझ में आया क्या?
यस सर। ठीक। चलिए, तो इक्लोन फॉर्म की मदद से हम यहाँ पे रैंक फाइंड करते हैं। देखिए, जब इक्लोन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इन 3 कंडीशनों को फुलफिल करता है, तो उसके बाद जो उसका रैंक फाइंड करने का जो तरीका होता है या फिर कहें उसका जो रूल है वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, है ना। अभी नीचे में हम डेफिनेशन उसका लिखे हैं, पहले करना था ना इस एग्जांपल के पहले, चलेगा। ये यहाँ पे देखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, जब कोई मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म ऑफ ए, नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए, डिनोटेड बाय रैंक ए, रो ए, ऐसा से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे उनकी संख्या को ही हम उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। चलिए, तो ये जो अभी एग्जांपल जो हमने देखा था इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, पहले हम इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम माइनर नहीं लगा सकते, जैसे कि मैक्सिमम यदि आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है तो शायद आसानी से आप उसका सब मैट्रिक्स निकाल के, स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल के आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। लेकिन 3x3 से ऊपर का कोई यदि हमको मैट्रिक्स मिलता है, मोर देन 3x3, चाहे 4x4 का है, 5x5 का या और आगे, तो उस केस में माइनर का यूज करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम फिर इक्लोन फॉर्म का यूज करते हैं टू द फाइंड करने के लिए रैंक, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको इक्लोन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, चलिए बताइए क्या क्या प्रॉपर्टी हमको होल्ड कराना है इसमें। पहले रो में हमको पहला नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया और वो 1 ही है, ध्यान दें, ये 1 ही है ना। तो इस 1 की मदद से हम क्या करेंगे, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। इस कॉलम में, जिस कॉलम में हमको पाइवोट मिल गया उसके नीचे की जितने भी एंट्रीज हैं वो सभी हमको क्या बनाना है, उसको जीरो मिलाना है। क्यों? क्योंकि अगले रो में जो हमको लीडिंग एलिमेंट चाहिए वो कहाँ चाहिए, हमेशा राइट में चाहिए, उसके राइट में, या तो ये 4 प्लेस पे चाहिए या फिर 6 पे चाहिए, ऐसा। क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे। R2 को चेंज कर दीजिए, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1, तो ये 0 माइनस 0 हो गया, फिर से 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 ये आपको दे देगा 2, और 6 माइनस 3 हो गया 3। ठीक है, उसके नीचे और हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 को चेंज कर सकते हैं। R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 माइनस R1 करिए, फिर से 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 ये आपको दे देगा 0, और 3 माइनस 3 यहाँ से फिर से हो गया 0। अब आप R4 को चेंज कर सकते हैं। R4 को कैसे बदलेंगे, R4 R4 माइनस, माइनस हाँ, ट्वाइस 2 ऑफ R1। R1, हाँ, ट्वाइस ऑफ R1, ये 0। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 ये हो गया 0। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 ये आपका हो गया 0। यहाँ पे 2 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और 6 माइनस 6 फिर से आपको मिल गया ये 0। हमने 3 ऑपरेशन एक साथ लगा दिया। और कौन सा वाला है ये तीनों, ये थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला हमने ऑपरेशन यूज किया है। अब बताइए इसके आगे और क्या कर सकते हैं। यहाँ से 2 नॉन जीरो रोज मिले हैं तो यहाँ इसका रैंक 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं पहले ही बताया हूं कि रैंक फाइंड करने के लिए आपको पहला जो एलिमेंट जो हमको मिलेगा नॉन जीरो एंट्रीज, उसको 1 बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। जब आगे हम नॉर्मल मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो उस केस में वो ज्यादा काम आएगा। जैसे रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी है इसके बाद, तो वहां पे हमारा 1 बनाना मस्ट है ना। चाहे तो एक लाइन और इसमें हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 0 1 2 3, है ना। और एक और हम R2 में कर दिए, क्या किए, 1/2 R2 कर दिए 1 करने के लिए, है ना। तो ये आपका 0 0, 2/2 करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 3/2, और ये आपका 0 0 0 0 0 0 0। अब देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
और हमको क्या मिल गया यहाँ पे, 2 नॉन जीरो रोज, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो इसका जो रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? यस सर। आगे इसी में यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एक पैटर्न को देखिए क्या करता है, फॉलो करता है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये पहला रो पहला कॉलम पूरा 1 1 है, और इस दोनों को यदि हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो उसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं 2 2 2 2 2 2, फिर इसको रिमूव करेंगे तो आप 3 3 3 3 3 3, फिर 4 4 4 और ये 5, ऐसा है ना। ये और भी 5 क्रॉस 5 का है, तो 6 क्रॉस 6 का भी बन सकता है, 7 क्रॉस 7 का भी बन सकता है। तो इस टाइप का जब भी आपको कोई मैट्रिक्स मिल जाए ना, तो इसका रैंक हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होता है ना। इसको ध्यान देंगे आप लोग, हमेशा इसके ऑर्डर के इक्वल होगा। तो इसको आप रो इक्वलन फॉर्म से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप होमवर्क में रख दें, सॉल्व करेंगे इसको, है ना। इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका रैंक फाइंड करेंगे, जी सर। है ना। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा, उन क्वेश्चनों को भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बनाने का। अगला एक और क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं। इफ a इक्वल टू ए आई जे ऑफ द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे। इसके जितने भी एंट्रीज हैं वो कैसे एंट्रीज हैं, उसका जो ऑर्डर लोगे उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। देखिए आई इंटू जे, फॉर ऑल आई एंड जे देन फाइंड द रैंक ऑफ ए। तो जब हम ए आई जे को हम एंट्री लेंगे तो कैसा होता है एक्चुअल में हमारा मैट्रिक्स, यदि ये आपका m क्रॉस n का है तो a11 a12 a13 a1n a2n a22 up to a2n and the last am1 am2 and so on up to amn। तो इसका जो सफिक्स है, इसका जो ऑर्डर है या फिर इसका जो प्लेस है, उसी के इक्वल इसमें आपको एंट्री लेना है। जैसे ये a11 है तो 1 क्रॉस 1 मतलब 1 इंटू 1, a12 है तो 1 इंटू 2, और लास्ट में amn है तो m इंटू n। ऐसा आपको मैट्रिक्स बनाना है आपको। तो कैसा बनेगा, ये 1 को 1 के साथ करते गए पूरे कॉलम में, तो ये 1 2 3 अप टू n हो गया। नेक्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते गए तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ऐसे आगे बढ़ते गया। इन द लास्ट 2 इंटू n आपका 2n। इसी क्रम में जैसे mth रो का आप मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू 1 m इंटू 2 करेंगे तो 2m, m इंटू 3 करेंगे तो 3m, और लास्ट में m इंटू n करेंगे तो आपको mn। ये हमको मैट्रिक्स मिल गया इतना। अब इसका हमको रैंक फाइंड करना है। देखिए, तो इक्वलन फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका देखिए पहला ही एंट्री क्या है, इसका नॉन जीरो है ना। तो उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं हमको क्या बनाना है, जीरो बनाते हुए चलना है। तो कौन सा हम लगा देंगे कि यदि हम R2 को चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, R2 माइनस 2R1, है ना। ये पहला पहला वाला एलिमेंट है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। अब उसी के नीचे देखिए अब क्या है आपके पास, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो क्रमशः ये जो ऑपरेशन है ऐसा चलते जाएगा। R3 चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R1, फिर R4 को चेंज करेंगे, R4 माइनस 4R1, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और लास्ट में जो आपका RM वाला जो रो है वो चेंज होगा, तो कैसा हो जाएगा ये RM माइनस M इंटू R1। बताइए, ये ऑपरेशन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। तो क्या मिलने वाला है हमको, देखिए ये तो आपका 1 2 3 एंड सो ऑन n हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए 2 का, और रो 1 के साथ आप क्या कर दो, उसको सेपरेट कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 सब होते जाएगा। तो ये पूरा आपको क्या मिलते जाएगा, जीरो जीरो। नेक्स्ट रो के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, और n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n,
और ये फिर से आपको पूरा 0। इसी प्रकार से जब अंतिम रो में भी आप जाएंगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो आपके पास एक ही ऐसा रो मिला जो कैसा है, नॉन जीरो है। So the rank of this matrix is 1। ठीक है जी, समझ आया? यस सर। ठीक, तो इस टाइप का एंट्री यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे देता है, ध्यान दें ऐसा एंट्री ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे, उसी के जिस प्लेस पे वो वैल्यू आने वाला है उसी के इक्वल यदि आपको मैट्रिक्स वाला एंट्री ऐसा एंट्री दे देता है, तो ऐसे मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है हमेशा। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आपको दिख गया और आप पहचान लिए तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप 1 वाला जो ऑप्शन होगा उस पर आप करेक्ट करेंगे। ठीक है जी। जी सर। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट रो इक्वलन आ गया है, तो रो रिड्यूस को भी कर देते हैं। रो रिड्यूस को भी कर देते हैं यहाँ पे एक पॉइंट और, है ना। तो क्या कहता है रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं आर आर ई एफ, रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म। जो रो इक्वलन फॉर्म है उसको हम रिड्यूस कैसे करें, तो अ मैट्रिक्स इज इन रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म व्हेन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन को यदि फुलफिल करता है कोई मैट्रिक्स तो उसको हम कहते हैं कि वो रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म में है। पहला पॉइंट क्या है, द मैट्रिक्स सेटिस्फाई कंडीशन फॉर अ रो इक्वलन फॉर्म। इसके ऊपर जो हमने 3 कंडीशन पढ़ा इक्वलन फॉर्म के लिए, है ना, कि जो भी नॉन जीरो रो होगा वो बॉटम में आना चाहिए, है ना, पाइवोट का एक स्टेयर केस बनना चाहिए, और जो भी पाइवोट मिलेगा उसके नीचे की जितने भी एंट्रीज है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये 3 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, पहला पॉइंट। हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। ठीक, सेकेंड पॉइंट का, द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। देखियो इसको कई अलग अलग तरीका से इसको लिखा जा सकता है। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें हमने क्या लिखा, द लीडिंग एंट्री इन ईच रो, हर एक रो में जो लीडिंग एंट्री होगा इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। तो वो जो लीडिंग एंट्री है किसी भी रो का, वो लीडिंग एंट्री उस कॉलम के लिए अकेला नॉन जीरो होना चाहिए। अकेला नॉन जीरो होना चाहिए कहने का क्या मतलब है कि उसके ऊपर या नीचे जितने भी एंट्रीज होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका ये मीनिंग है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 1, पहले रो के लिए हमने क्या लिया, 1 लिया, ये आपका लीडिंग एंट्री हो गया। तो उसके इस कॉलम में जितने भी और एंट्री मिलेंगे वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये 0 मिल गए। अब पहला रो का काम खत्म क्योंकि हमको नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया। अब सेकंड में देखेंगे कहाँ पे नॉन जीरो पहला एलिमेंट है, वो है यहाँ पे 1, ये नॉन जीरो। अब नॉन जीरो इस कॉलम के लिए एक अकेला नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट 0 और उसके नीचे वाला एलिमेंट 0। और थर्ड रो में अंतिम में आपको मिल गया एक क्या, नॉन जीरो एलिमेंट। तो उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये मिला हमारा रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म। मतलब ऊपर जो पाइवोट मिलेगा उसके ऊपर एंट्रीज भी 0, नीचे एंट्रीज भी 0, सारे एंट्रीज जब 0 हो जाता है तो हमारा कहलाता है वो रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म। बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, इसी में एक और पॉइंट, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय अप्लाइंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन इट इज नोन एज मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू ए। मान जाए हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, जो अभी हमने रो इक्वलन फॉर्म कहा या रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म कहा, एक नया मैट्रिक्स हमको मिल जाता है बी। ध्यान दें, बाई अप्लाइंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो 3 हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा है उसमें तीनों में से कोई भी या पूरा का पूरा 3 यूज करके आपने इसको रो रिड्यूस इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स होगा बी, जो नया मैट्रिक्स हमको मिला, वो ए के क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा।
अब इसमें नोट करने वाली बात क्या, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर ऑफ सेम साइज एंड सेम रैंक। तो वो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा सेम साइज के होंगे और क्या होंगे, सेम रैंक के होंगे। क्लियर है जी, अंतिम वाला नोट। यस सर। ठीक, क्योंकि जब हम रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो दोनों इक्विवेलेंट होगा तभी तो इसमें जो नॉन जीरो रोज है वो इसका क्या बन जाता है, रैंक बन जाता है ना। तो जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होंगे तो हमेशा सेम साइज के होंगे और उसका रैंक भी क्या होगा, सेम होगा।